नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का पहला सेशन का यह सेकेंड वीडियो है। इसमें आपको क्वेश्चन 41 to 73 तक कवर कराया जाएगा। इसमें आपको सेक्शन 1 to 4 तक जो पहला सेशन है, इसमें टोटल क्वेश्चन 1 to 73 तक है। इसमें सेक्शन 1 to 4 इंडियन एविडेंस एक्ट कवर किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 73 तक यह सेकेंड वीडियो है। ओके, फर्स्ट सेशन का सेकेंड वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 41 दस्तावेज है। ऑप्शन नंबर ए उपहासंकार यानी व्यंग चित्र। ऑप्शन नंबर बी मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द है। ऑप्शन नंबर सी मानचित्र एवं शिला पर उत्कीर्ण लेख है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यानी दस्तावेज क्या है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी क्या है, दस्तावेज है। ओके, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों द्वारा, अंकों द्वारा या चिन्हों के द्वारा क्या किया जाए, अभिव्यक्त किया गया है। तो उदाहरणतः लेखा मुद्रित, शिला मुद्रित है ना, फोटो चित्रित शब्द या मानचित्र या रेखांकित या धातु पट्टा या शिला पर उत्कीर्ण कोई लेख तथा उपहासांकन सभी क्या है, दस्तावेज माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए फोटो चित्रित, ऑप्शन नंबर मानचित्र, ऑप्शन नंबर धातु पट्टा पर उत्कीर्ण लेख, ऑप्शन नंबर मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य दस्तावेज नहीं है, जबकि दस्तावेज क्या है, फोटो चित्रित है, मानचित्र है और धातु पट्टा पर उत्कीर्ण लेख। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज है। ओके, ऑप्शन नंबर ए उपहासांकन, ऑप्शन बी रेडियो प्रसारण, ऑप्शन नंबर सी अपवचन, ऑप्शन नंबर डी दूरभाष पर बातचीत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मानचित्र क्या है, तब अपहासांकन क्या है, मानचित्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दस्तावेज नहीं। ऑप्शन नंबर ए किसी इमारत पर लगे पत्थर पर खुदा लेखन, ऑप्शन नंबर बी एक फोटोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी एक मोबाइल अथवा कंप्यूटर से भेजे गए संदेश का प्रिंट आउट, ऑप्शन नंबर डी किसी ऐसे आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ओके, तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्या है, दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। जबकि इमारतों पर पत्थर द्वारा खुदा लेख यह क्या है, दस्तावेजी साक्ष्य। फोटोग्राफी भी दस्तावेजी साक्ष्य है और मोबाइल और कंप्यूटर से भेजा गया संदेश का प्रिंट आउट वो भी क्या है, दस्तावेजी साक्ष्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज शब्द के अर्थ के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए लेख, ऑप्शन नंबर बी मानचित्र, ऑप्शन सी टेलीफोन वार्ता, ऑप्शन नंबर डी फोटो चित्रित शब्द। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी टेलीफोन पर जो वार्ता होता है वह शब्द के दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि लेख भी दस्तावेज के अंतर्गत आता है, मानचित्र भी आता है, फोटो चित्रित शब्द भी क्या आता है, दस्तावेज शब्द के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। ओके, धातु पट या शिला पर उत्कीर्ण लेख। ऑप्शन नंबर ए एक तथ्य है, ऑप्शन नंबर बी एक दस्तावेज है, ऑप्शन नंबर सी एक राय है, ऑप्शन नंबर डी एक हेतुक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी क्या है, यह एक दस्तावेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 एक लिखित दस्तावेज, ऑप्शन नंबर बी क्या एक उपहासांकन, ऑप्शन नंबर सी उपहासांकन मतलब जो न्यूज़पेपर में नहीं कार्टून छपा रहता है उसी को बोला जाता है उपहासांकन। ओके, और तीसरा एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, चौथा शिला पर उत्कीर्ण लेख। तो पूछा कौन सा दस्तावेज है। ओके, लिखित दस्तावेज है वो भी दस्तावेज में माना जाता है, उपहासांकन में भी दस्तावेज में, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, शिला उत्कीर्ण में लिखा है, इसमें से कौन सा दस्तावेज माना जाएगा। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर सी यानी 1 2 3 4 सभी क्या है, दस्तावेज माना जाए। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज भी दस्तावेज है, उपहासांकन दस्तावेज, शिला पर उत्कीर्ण लेख भी क्या है, दस्तावेज माना जाएगा। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 3 के सब 5 पैरा 5 में बताया गया है क्या क्या दस्तावेज के अंतर्गत आता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से को किसे सबूत नहीं माना जाता है? ऑप्शन में शपथ, ऑप्शन में बी गवाहों के बयान, ऑप्शन नंबर सी न्यायालय के सामने प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अपील, ऑप्शन नंबर डी न्यायालय के सामने प्रस्तुत दस्तावेज। तो इसका सही आंसर है 48 का ऑप्शन नंबर ए, यानी शपथ पत्र को क्या दस्तावेज, शपथ पत्र को सबूत नहीं माना जाता है, गवाह को माना जाता है, गवाह के बयान को माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया उसे भी माना जाता है, तो न्यायालय के सामने प्रस्तुत दस्तावेज को भी सबूत माना जाता है, जबकि शपथ पत्र को सबूत नहीं माना जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। यह परिभाषा है, किसका परिभाषा दिया गया है? तो यह परिभाषा दिया है सामंत ने। सामंत ने परिभाषा दिया है कि कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। ओके, कोई भी तथ्य जिसमें क्या प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। ओके, इस किसने कहा था? सामंत ने कहा था। बड़े साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इंडियन एविडेंस के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए न्यायालय के समक्ष जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है, फिर दस्तावेजी साक्ष्य है, फिर मौखिक साक्ष्य है, या फिर आधुनिक साक्ष्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है? दस्तावेजी साक्ष्य जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ये दस्तावेजी साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनपढ़ दूध वाला प्रतिदिन अपनी याद के लिए अपने गृह के मकान की दीवारों पर प्रतिदिन एक चिन्ह बनाता है। दूध वाले द्वारा प्रतिदिन बनाए गए चिन्हों को साबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, ऑप्शन नंबर सी परिस्थितिक साक्ष्य के रूप में, ऑप्शन नंबर सी मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन नंबर डी अनुसूचित साक्ष्य के रूप में। जिसको साबित किया जा सकता है कैसे साक्ष्य के रूप में, तो इसे दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर माना जाता है। ओके, क्योंकि दीवार पर चिन्हों द्वारा जो मार्क किया गया है वह उसको दस्तावेजी साक्ष्य के रूप पर माना जाता है। दस्तावेजी साक्ष्य में आता है जो किसी पदार्थ पर क्या होता है अक्षरों द्वारा, अंकों द्वारा, चिन्हों द्वारा अभिव्यक्त वर्णित किया जाता है, उसे क्या माना जाता है? दस्तावेजी साक्ष्य माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें आधारित किया गया था सीसीटीवी कैमरे का फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य? किस केस में बताया गया था कि सीसीटीवी कैमरे का जो फिल्म का हिस्सा होता है वो सर्वोत्तम साक्ष्य होता है, यानी गुड एविडेंस होता है। ओके, किस केस में बोला गया था? ऑप्शन नंबर ए जसबीर सिंह बनाम तार, ऑप्शन नंबर सी बी कर्नाटक राज्य बनाम चांद बस, ऑप्शन नंबर बी किरण चंद्र आश्री बनाम हरियाणा राज्य, ऑप्शन नंबर डी टोमासो ब्रोनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी टोमासो ब्रोनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह बोला गया था 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीसीटीवी कैमरे का फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य के तौर पे माना जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित मामलों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक ठोस सबूत नहीं है, यानी FIR किस केस में कहा गया था कि FIR ठोस सबूत नहीं है और केवल इससे यानी FIR से क्या होता है इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, FIR ठोस सबूत नहीं है, ये बोला गया था किस केस में? ऑप्शन नंबर ए अनिल कुमार बनाम BS नीलकांत के मामले में, ऑप्शन नंबर बी विजेता गजर बनाम राज्य के मामले में, ऑप्शन नंबर सी भार संघ बनाम A कुमार के राज्य में, ऑप्शन नंबर डी सी मगेश्वर बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी सी मगेश्वर बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्राथमिक मतलब FIR क्या है ठोस सबूत नहीं है, जब बल्कि इसे क्या होता है संपुष्टि होता है कि यह किसने FIR किया। ओके, उसके पहचान पूर्व स्पष्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में क्या सही है क्या गलत है ये पूछा जा रहा है। ओके, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में पहला, जिन परिस्थिति के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। दूसरा, प्रकृति में निर्णीत होना चाहिए। तीसरा, इस प्रकार स्थापित तथ्य मात्र दोष की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए तथा निर्दोष के अनुरूप होना चाहिए। चौथा, परिस्थितियों को एक नैतिक निश्चितता तथा आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के दोषी की संभावना को वर्जित करना चाहिए। देखिए, तो क्या नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनना है इसमें से। ओके, से केवल 1 और 2 सही है, केवल ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 तथा
3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 सभी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 1 2 तथा 4 सही है। ओके, इसका व्याख्या में देख लेते हैं। मध्य साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत परिस्थिति जन्य साक्ष्य में क्या क्या आता है, क्या है वो बता गया। पहला, जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए, और परिस्थिति जन्य साक्ष्य के अंतर्गत आएगा। ओके, दूसरा, परिस्थितियाँ प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए। उसके बाद चौथा, परिस्थितियों को एक नैतिक निश्चितता तथा आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के दोष की संभावना को वर्णित होना चाहिए। तीसरा, इस प्रकार स्थापित तथ्य मात्र दोष की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में सही नहीं आता कथन 1 2 और 4 से, जबकि 3 गलत है। तीसरा में जो बताया गया था, इस प्रकार स्थापित मात्र दोष की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए, तो ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य के लिए सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित नहीं है करता है, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित नहीं है। ओके, मतलब एक्सप्रेस रूप से नहीं, इम्प्लाइड रूप से आता है, एक्सप्रेस रूप से क्या नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन नंबर द्वितीय साक्ष्य, ऑप्शन नंबर डी परिस्थितिजन्य साक्ष्य। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या उल्लेख नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत नहीं है उल्लेख। जबकि क्या क्या उल्लेखित है, मौखिक साक्ष्य आपको बताया गया इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 59 में, द्वितीय साक्ष्य 63 में, जबकि दस्तावेज को बताया गया सेक्शन 3 में, और परिस्थितिजन्य साक्ष्य को कहीं भी स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत उत्तर बताइए। निम्न नीचे के जो ऑप्शन है उसमें गलत उत्तर बताना है। ठीक, साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक एवं द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी मौखिक एवं दस्तावेजी, ऑप्शन नंबर डी प्रतिक्रियात्मक एवं सर्वान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रक्रियात्मक और सर्वान क्या होता है, साक्ष्य नहीं हो सकता, ये बताया गया। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। जबकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकता है, प्राथमिक और द्वितीय साक्ष्य हो सकता है, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य हो सकता है, लेकिन प्रक्रियात्मक एवं सर्वान साक्ष्य नहीं होता। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य प्रतिक्रियात्मक एवं सर्वान प्रकार का नहीं होता। अतः गलत उत्तरों के कारण विकल्प डी क्या है, प्रश्नानुसार उत्तर सही है। जबकि साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है। कैसा हो सकता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हो सकता है, प्राथमिक तथा सहायक हो सकता है। ओके, तब मौखिक और दस्तावेजी हो सकता है, जबकि प्रतिक्रियात्मक और सर्वान साक्ष्य नहीं होता। प्रतिक्रियात्मक और सर्वान विधि होता है, लेकिन साक्ष्य नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने कहा, ऑप्शन नंबर किस केस में कहा, ऑप्शन नंबर ए पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम ML वाधवा, ऑप्शन नंबर बी हरप्रसाद बनाम शिवदयाल, ऑप्शन नंबर सी कल्पनाथ राय बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर डी रोनी बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पुष्प देवी एम जटिया बनाम ML वाधवा के मामले में कहा गया न्यायालय ने कि अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है। ओके, इसका व्याख्या देख लीजिए। पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम ML माधवा AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, तथ्य के न साबित होने का अर्थ, ऑप्शन नंबर ए कि तथ्य सिद्ध नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर बी कि तथ्य सिद्ध हुआ, ऑप्शन नंबर सी कि किसी तथ्य का अस्तित्व अधिक अधिसंभव है, ऑप्शन नंबर डी कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी तथ्य के न साबित होने का अर्थ है कि न्यायालय को यह विश्वास हो कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 3 के पैरा 8 के अनुसार कोई तथ्य न साबित हुआ कहा जाता है कब कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषय पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना असंभावित समझे उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में कोई या किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है से अभिप्राय है, ऑप्शन नंबर ए साबित हो,
ऑप्शन बी ना साबित, ऑप्शन नंबर सी साबित नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त साबित। इसका मतलब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ना साबित। यदि न्यायालय के विश्वास एक तथ्य अस्तित्व में नहीं है तो इससे क्या अभिप्राय है, इस अभिप्राय हो कि वह ना साबित है। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के धारा 3 के पैरा 8 के अनुसार जब न्यायालय को विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है तो इससे अभिप्राय यह होता है कि वो ना साबित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य मलकानी बना महाराष्ट्र राज्य के मामले में किसकी ग्रहिता से संबंधित है, यानी आर्य मलकानी का जो मामला है, जो महाराष्ट्र राज्य का मामला था, इसमें क्या ग्रहण यानी इसमें इसको क्या स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य, ऑप्शन बी पुलिस से की गई संस्वीकृति, ऑप्शन सी विशेषज्ञ का राय, ऑप्शन नंबर डी अनुसूचित साक्ष्य। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी टेप रिकॉर्डर किया हुआ साक्ष्य को इसको ग्राह्य किया गया आर्य मलकानी बना महाराष्ट्र राज्य के मामले में। ओके, जबकि ये रेस जेस्टे से संबंधित है और टेप रिकॉर्डर से भी संबंधित साक्ष्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंदर निम्नलिखित में से क्या साक्ष्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार, ऑप्शन बी मुख्य साक्षी का बयान, ऑप्शन नंबर सी न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक सीडी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार क्या होता है, या साक्ष्य के तौर पर नहीं माना जाता है। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुख्य साक्षी इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 119 के तहत साक्षी माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 6.2, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट यानी FIR तात्विक साक्ष्य नहीं, इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, केवल सूचनादाता के साक्ष्य के पुष्टि हेतु, ऑप्शन नंबर बी केवल सूचनादाता के साक्ष्य के खंडन हेतु, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त ए एवं बी दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर डी न तो ए के लिए और न तो बी के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल सूचनादाता के साक्ष्य के पुष्टि के लिए और केवल सूचनादाता के साक्ष्य के खंडन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तथ्य जब न तो साबित किया गया और ना साबित कहा जाएगा। कोई तथ्य जब न तो साबित किया गया है और ना साबित कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए साबित, ऑप्शन बी साबित नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी ना साबित, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी साबित नहीं हुआ। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के धारा 3 के पैरा 9 के अनुसार कोई तथ्य साबित नहीं हुआ तब कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया हो और न साबित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, वह ना साबित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, जब न्यायालय अपने समक्ष विषय पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, जब कोई प्रज्ञावान व्यक्ति यदि संभव समझे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, जब वह न तो साबित किया गया हो और न साबित किया गया। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया हो और ना साबित किया गया। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के धारा 3 निर्वचन खंड के अनुसार कोई तथ्य साबित नहीं हुआ यानी नॉट ट्रू कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया है और ना साबित। ओके, कोई तथ्य ना साबित कहा जाता है जब न्यायालय क्या होता है, उसे अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए विषय पर विचारों के उपरांत या तो यह विश्वास करके उसका अस्तित्व नहीं है अथवा यह विशेष मामले की परिस्थिति में जब कोई प्रज्ञावान व्यक्ति संभव समझे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6.5, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए साबित, ऑप्शन नंबर असिद्ध, ऑप्शन नंबर साबित ना हुआ, ऑप्शन नंबर डी ना साबित। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी असिद्ध, यानी असिद्ध क्या किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताया नहीं क्या, जबकि साबित नहीं हुआ, ना साबित यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 का पैरा 7, 8, 9 में क्रमशः बताया गया है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तब प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किया है। ऑप्शन नंबर ए साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सुसंगत तथ्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सुसंगत तथ्य है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सही नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी यह सुसंगत तथ्य है। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए। भारतीय साक्षरता अधिनियम के धारा 3 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा कुछ परिभाषाएं प्रतिस्थापित की गई। इसमें इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर तथा प्रमाणकर्ता अधिकारी की परिभाषा भी शामिल है। इस परिभाषा के अनुसार जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किया है सुसंगत तथ्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन उपधारणा कर सकेगा या उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत पद की व्याख्या की गई है। ऑप्शन नंबर ए धारा 1, ऑप्शन नंबर बी धारा 2, ऑप्शन नंबर सी धारा 3, ऑप्शन नंबर डी धारा 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी धारा 4 में उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत को परिभाषित किया गया। मैं प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूजन प्रूफ ये किस में बताया गया? सेक्शन नंबर 4 में इंडियन एविडेंस एक्ट के बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, whenever it is provided in the Indian Evidence Act that the court may presume a fact. Option number A may call for proof of the fact. Option number B the court is bound to regard the fact as a proved. Option number C the parties can presume that fact as proved. Option number D that fact is a conclusive proof. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी may call for proof of the fact. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। भारतीय क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन कौन था? क्वेश्चन 6-8 था। ओके, क्वेश्चन 6-5, 6-8, 6-8 था। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। ओके, भारतीय साक्षरता अधिनियम की धारा 4 के पैरा 1 के अनुसार जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वह न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। ओके, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ कई भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 द्वारा यह विशिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को ऑप्शन नंबर ए साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता या उसके सबूत की मांग करेगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी यानी साबित मानेगा। ऑप्शन नंबर डी साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं मानेगा। ओके, किस स्थिति में जब होगा यह विशिष्ट कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय तथ्य अगर न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा तो क्या करेगा? या तो साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता। ओके, में प्रज्यूम करेगा धारा 4 में बताया गया है धारणा करेगा। सेल्फ धारा 4 में बताया गया है में प्रिज्यूम सेल्फ प्रिज्यूम ऑन कंक्लूजन प्रूफ। ओके, में प्रिज्यूम मतलब न्यायालय की इच्छा पर है, न्यायालय के मन में माने या ना माने, और सेल्फ प्रिज्यूम में न्यायालय को मानना ही पड़ेगा। निश्चायक सबूत मतलब निश्चय ही है, उसको न्यायालय को हर हाल में माना जाएगा। ओके, निश्चायक सबूत भारतीय साक्षरता अधिनियम में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए प्रिज्यूम्पशन जूरिस केवल, ऑप्शन बी प्रिज्यूम्पशन ह्यूमनिस केवल, ऑप्शन नंबर सी उक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी प्रिज्यूम्पशन जूरिस केवल, प्रिज्यूम्पशन ह्यूमनिस। ओके, यानी प्रिज्यूम्पशन जूरिस विधि की उपधारणा, प्रिज्यूम्पशन ह्यूमनिस जूरिस प्रिज्यूम्पशन जूरिस मतलब विधि की उपधारणा, प्रिज्यूम्पशन ह्यूमनिस मानी तथ्य की उपधारणा। तो विधि की उपधारणा और तथ्य की उपधारणा भारतीय साक्षरता अधिनियम में दोनों समाहित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए, भारतीय साक्षरता अधिनियम के अंतर्गत विधि की उपधारणा एवं तथ्य की उपधारणा दोनों को सम्मिलित किया गया है। इसके लैट्रिन भाषा क्रमशः प्रिज्यूम्पशन जूरिस और प्रिज्यूम्पशन ह्यूमनिस कहा जाता है।
धारा 112 के अंतर्गत धर्मोचित उपधारणा विधिक उपधारणा का एक दृष्टांत है, जबकि धारा 107 के अंतर्गत उत्तरजीविका को उपधारणा तथ्य की उपधारणा का एक दृष्टांत है। ओके, तथ्य की उपधारणा का दृष्टांत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्रतिकूल होना यानी हानिकारक होना का, सॉरी 72 अमोनिया प्रोज्यूम्ड राइट इज एक्ट का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए सभी तथ्य का उचित अवधारित किया जाना, ऑप्शन नंबर बी सभी तथ्य का उचित अवधारित नहीं किया जाना, ऑप्शन नंबर सी सभी कार्य को गलत माना जाना, ऑप्शन नंबर डी सभी कार्य को गलत ना माना जाना। इसको सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी सभी तथ्यों को उचित अवधारित किया जाना। यह क्या है, एक लैटिन वर्ड है। ओके, ये लैटिन वर्ड क्या है, अमोनिया प्रिज्यूम्ड राइट इज एक्ट का सही मामले में क्या अर्थ है, यानी सही अर्थ क्या है, सभी अर्थों का उचित अवधारित किया जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साक्ष्य पेश किया जा सकता और पेश नहीं किया गया है तो न्यायालय उदाहरित कर सकेगा कि पेश किया जाता तो उस व्यक्ति के जो उसका विचार किया हुआ है, ऑप्शन में प्रतिकूल होता, ऑप्शन में बी अनुकूल होता, ऑप्शन में सी लाभप्रद होता, ऑप्शन में सी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर यानी प्रतिकूल होता। इसका कहने का मतलब यही है, अगर किसी व्यक्ति को जो जिसके पास वो साक्ष्य होता, अगर वह साक्ष्य होता या फिर है, अगर वह साक्ष्य प्रस्तुत करता तो उसके पक्ष में नहीं बल्कि उसके विरुद्ध में होता, इसीलिए क्या किया उसने, वह साक्ष्य पेश नहीं किया, यही कहा गया इस क्वेश्चन में। ओके, तो वह क्या, अगर वह पेश करता तो क्या होता, वह उसके प्रतिकूल होता। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते। ऐसी स्थिति में न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि यदि ऐसा साक्ष्य पेश किया जाता तो उसके प्रतिकूल होता, क्योंकि यदि ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया गया तो अवश्य ही वह उसे पेश करने वाले के लिए हानिकारक होता। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अब अगले वीडियो में आपको, अगले सेशन में आपका स्वागत होगा। दूसरा सेशन का लास्ट वीडियो था। जय हिंद।